मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हिंदी में ही सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो हिंदी में ही बनाता हूं। आज भी मैं हिंदी में ही बना रहा हूं। अगर आपको अभी भी ऑटो डब होकर वीडियो सुनाई दे रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में सेटिंग बताई है आपको। आप पिछला वीडियो देख सकते हो मेरा, जिसमें मैंने आपको क्लियरली एक सेटिंग बताई है कि आप अपने मोबाइल में मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सेटिंग में उसे हिंदी कर सकते हो। अगर इंग्लिश में ऑटो डब कर रखा है आपने तो उससे क्या होगा कि आपको वीडियो उसी भाषा में सुनाई देगा जिसमें मैं बना रहा हूँ, जो कि है हिंदी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मैं आज का टॉपिक क्या रखने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया, डीपीएसयू बना दी गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दी गई डिफेंस सेक्टर की। दोस्तों, उसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जर्नी की हम बात करने वाले कि वो कहाँ से शुरू हुई थी और किस तरीके से उसका आगे इतिहास चला था। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता क्या है। देखो, आपने अभी भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो आपने सुना भी होगा कि भारत ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। अब यार, जब युद्ध का समय बन रहा है तो आर्मी के पर्सोनल की, डिफेंस के पर्सोनल की, नेवी या एयरफोर्स के पर्सोनल की छुट्टी कैंसिल कर दी जाए, वो समझ आता है। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो एम्प्लॉयज है उनकी छुट्टी कैंसिल क्यों की? उनकी छुट्टी इसीलिए कैंसिल की क्योंकि आर्मी को जो हथियार प्रोवाइड कराने होते हैं, एयरफोर्स को जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने होते हैं, जो व्हीकल्स प्रोवाइड कराने होते हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी होती है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोवाइड कराती है। इसीलिए दोस्तों, अब आप समझ सकते हो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जब कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया तो उसके एम्प्लॉयज ने उस समय भी बहुत विरोध किया था इसका, कि उनका कहना यह था कि भाई इस काम को आप छेड़ो मत, क्योंकि ये बहुत भारत के जो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का होना। अगर आप उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर देते हो तो बाद में इसकी भी संभावना बन सकती है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू आप इसको ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दो इसमें, या इसको प्राइवेटाइज कर दो, या डिस इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ भी संभावना बन सकती है। उनकी यूनियंस ने, उनकी एसोसिएशंस ने उस समय भी बहुत विरोध किया था इसका, और वो आज भी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज है आज का, वो ये भी है कि उसके एम्प्लॉयज जो है उनको डेप्यूटेशन पर रखा गया था डीपीएसयू में। जो कॉर्पोरेटाइजेशन करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया था, उसके कॉर्पोरेट करके 7 डीपीएसयू बनाई गई थी, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसमें जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ए, बी और सी ग्रुप के जो एम्प्लॉयज थे उनको डेप्यूट किया गया था डीपीएसयू में। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनको जो डेप्यूट किया गया था वो एक्सटेंड करते गए। एक्सटेंड करने के बाद क्या था, अब उनको ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है कि एब्जॉर्ब हो जाओ। बहरहाल, ये मैनेजमेंट, भारत सरकार और एम्प्लॉय की यूनियंस के बीच की एक रस्साकसी चल रही है। एम्प्लॉयज नहीं चाहते कि उनको एब्जॉर्ब किया जाए। बहरहाल, जो भी स्टोरी है मैं पूरे वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दैट इज द टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसको डीपीएसयू बना दिया गया है। आपको याद होगा, जैसे एक एग्जांपल, भारत संचार निगम लिमिटेड। पहले भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हुआ करता था, कि भारत सरकार के अंडर में डायरेक्ट जितने भी फोन्स, जितनी भी लैंडलाइन, जितनी भी तार बिछाई जाती थी, वो सब भारत सरकार के अंडर में आती थी। भारत सरकार को ये लगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इसको हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है, इसको एक कॉमर्शियलाइज एंटिटी बनाई जाए, इसलिए ये अच्छे वर्ड बोल के उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया, बीएसएनएल बना दिया गया। डीओटी से बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। उसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जो है कॉर्पोरेट करके डीपीएसयू, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दी गई। 7 डीपीएसयू बनाई गई है दोस्तों, उसके काम के हिसाब से। अगर उनका काम व्हीकल प्रोवाइड करने का तो उसका अलग एक पीएसयू बना दिया गया। अगर उसका काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम हथियार प्रोवाइड करने का है तो उसका अलग पीएसयू बना दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं इसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आर्म्स, डिफेंस व्हीकल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट इक्विपमेंट और जितने भी ऐसी चीजें जो भारत को, आर्मी को प्रोवाइड करानी है, हथियार, ड्रेस या जो भी है, जिसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज लगा के दी जा सकती है, वो काम करती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतिहास बहुत बड़ा है। 1700 में सबसे पहले 1700 सन में
डच कंपनी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बनाया था। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश, फिर भारत ने आजाद होने के बाद ब्रिटिशर्स के अपना कंट्रोल ले लिया था। तो डच ने पहले 1700 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद उसको 1775 में ब्रिटिश ने रन किया। ब्रिटिश ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई और उसके बाद जब आजादी के बाद वो भारत के अंडर में आ गई तो 1979 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक आधुनिक रूप दे दिया गया भारत के अंडर में, जो कि सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है वो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं और वही उनको रिपोर्ट करती है। दोस्तों भारत में जो इस समय है 41 प्रोडक्शन यूनिट, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वो 41 प्रोडक्शन यूनिट हुआ करती थी। हर यूनिट का अलग अलग काम होता था और वो जो है 41 जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको 7 डीपीएसयू में बना कन्वर्ट कर दिया गया, 7 डीपीएसयू बना दी गई। जैसा कि मैंने बताया, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। भारत सरकार का मानना ये था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मानना ये था कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर मॉनिटरिंग के लिए, बेटर जो सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट रखा जाए और वही मैनेजमेंट इसको हैंडल करे, इनकी जो एक्टिविटीज हैं उसको देख रेख करे और उसको बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। इसीलिए उसको डीपीएसयू बनाई गई, सारे 7 डीपीएसयू बनाए गए। सबको अपना अलग अलग काम था उनका, एक डीपीएसयू का अलग, दूसरी डीपीएसयू का अलग, जिसमें 100% गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है। हाँ दोस्तों, इसमें एक बात तो बता दिया कि बताना भूल गया था मैं कि 1979 में जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत के अंडर में आ गई थी, उसके बाद 2021 में इसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया। 2021 में ही किया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अच्छा हाँ, जो 7 डीपीएसयू मैंने आपको बताई उसमें भारत की 100% होल्डिंग है, भारत गवर्नमेंट की, मतलब कुछ भी उसमें प्राइवेट नहीं है, पब्लिक का कोई भी शेयर नहीं है, पूरा पूरा वो भारत के अंडर में आती है, भारत सरकार के अंडर में आती है। जैसे बीएसएनएल पूरा का पूरा भारत सरकार के अंडर में आती है। तो जो 7 कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक MIL, एक AVNL क्या करती है, जो व्हीकल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराती है। MIL जो होती है वो एम्यूनिशंस प्रोवाइड कराती है। AWE जो आधुनिक जो मैं कहता हूँ कि इक्विपमेंट जो आर्मी को चाहिए होते हैं, जो डिफेंस को चाहिए होते हैं, वो प्रोवाइड कराती है। TCL, YIL, IOL, GIL, ये 7 कंपनीज हैं। इनका अगर मैं फुल फॉर्म लिखने जाता तो पूरा बोर्ड फिलअप हो जाता मेरा, इसलिए मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी, आप गूगल भी कर सकते हो। ये 7 डीपीएसयू बनाए गए थे जिनके अलग अलग काम थे। व्हीकल्स के लिए ये काम करती है, आधुनिक इक्विपमेंट्स के लिए ये कंपनी काम करती है ना, और बारूद के लिए ये कंपनी काम करती है। इस तरीके से ये यंत्रों के लिए काम करती है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग वो बनाई गई हैं 7 डीपीएसयूज। दोस्तों एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज का क्या कहना है? एम्प्लॉय का कहना है कि भाई हम हमारा जो दर्जा है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, हम भारत सरकार के अंडर में आते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं। अगर आप हमें पीएसयू में डेप्यूट करते हो, चलो समझ आता है कि इन्होंने डेप्यूट किया था, पहले भारत सरकार के अंडर में आते थे ये, उसको डेप्यूट करके ये लोग लेकर गए 7 डीपीएसयू में। जितने भी ग्रुप A, B, C के एम्प्लॉइज थे उनको डेप्यूट किया गया 2021 में 7 डीपीएसयूज में, और समय समय पर उनको एक्सटेंड दिया गया कि जैसे 1 साल के लिए डेप्यूट किया गया है, फिर उनका एक्सटेंशन हुआ, फिर दूसरे साल एक्सटेंशन हुआ, तीसरी साल एक्सटेंशन हुआ। अब हाल में ही इनका जो डेप्यूटेशन का पीरियड है वो 30 सितंबर 2025 है, जिसे सुनने में आ रहा है कि 30 दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पर दोस्तों आगे बढ़ने वाली बात यह है कि जो यूनियंस है उनका अपोज ये इस बात पर है कि उन्हें ऐसा फोर्स किया जा रहा है कि आप डीपीएसयू में एब्जॉर्ब हो जाओ। जैसे हमने बीएसएनएल में भी देखा था कि जो एम्प्लॉयज डीओटी से आए थे बीएसएनएल में, उनको एब्जॉर्ब कर दिया गया था बीएसएनएल में। तो इनको भी ऑप्शन दिया गया है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कि आप एब्जॉर्ब हो जाओ डीपीएसयू में, आपके पब्लिक इंटरेस्ट में आप एब्जॉर्ब हो जाओ, और आपके जो पे है, सैलरी है, प्रमोशन है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें हम चेंज नहीं होने देंगे, हमें इंश्योर कर रहे हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है। लेकिन एम्प्लॉय की यूनियन का कहना यह है कि हमें ये एब्जॉर्ब होना जो है अलाउ नहीं कर रहे, हमें नहीं मानेंगे आपकी बात कि हम डीपीएसयू में एब्जॉर्ब हो जाएं। हमने बीएसएनएल के टाइम पर देखा, हमने दूसरे पीएसयूज में भी देखा, हमने बैंक्स में भी देखा कि जब आप भारत सरकार के अंडर में से एब्जॉर्ब हो जाते हो पीएसयूज में, तो आप पीएसयू के एम्प्लॉय बन जाते हो। तो अब आपको क्या होता है कि पीएसयू की एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि भारत सरकार के एम्प्लॉयज की तरह। फर्क बता दूं मैं आपको क्या है। पहला कि आप
सीडीए जो सेंट्रल डियरनेस अलाउंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें कवर नहीं होगे, आप आईडीए में कवर हो जाओगे। अगर आप डीपीएसयू में एब्जॉर्ब हो जाते हो तो आप आईडीए में कवर होगे, ना कि सीडीए में। आपके ऊपर सेंट्रल पे कमीशन जो भारत सरकार के अभी हाल में ही 8वां वेतन आयोग लगने की सिफारिश हो गई है, 1 जनवरी 2026 से ड्यू भी हो जाएगा। तो आप सेंट्रल पे कमीशन पे नहीं आओगे, आप पीआरसी लोगे। पीआरसी मतलब जो पीएससी को मिलता है, पे रिवीजन कमीशन, ना कि सेंट्रल पे कमीशन। ओपन टू डिसइन्वेस्टमेंट। दोस्तों प्राइवेटाइज पीएसयूज को प्राइवेटाइज करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना इजी है, बजाय इसके कि आप भारत सरकार की किसी इंडस्ट्री को आप वो कर रहे हो। इंडस्ट्री इन द सेंस कि भारत सरकार के डायरेक्टली जो कंट्रोल में होती है उसे आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप पीएसयू को प्राइवेटाइज कर सकते हो। इसलिए यूनियन का कहना यह है कि अगर आप इसको एम्प्लॉय को डीपीएसयू में लेके जाओगे, एब्जॉर्ब करोगे, डीपीएसयू को प्राइवेट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि जो एम्प्लॉय डीपीएसयू में एब्जॉर्ब हुए उनका भी प्राइवेटाइज होना ओपन हो जाएगा, मतलब उनका भी आप कर सकते हो। उनका पेंशन इफेक्ट हो सकता है। आप किसी भी समय वीआरएस ला सकते हो, मतलब अगर पीएसयू बना रहे हो तो पीएसयू में यह है कि आप कभी भी वीआरएस लाके एम्प्लॉय को निकाल सकते हो, उसके जो अधिकार है उनका हनन कर सकते हो, एम्प्लॉय को जो है लोअर लाइफ दे सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, हमें भी पता है कि जैसे जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आपको पे रिवीजन चाहिए तो भारत सरकार का एक मानना है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। अगर जो पीएसयू अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, मतलब जो प्रॉफिटेबल पीएसयू है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में आता है, उसी का पे रिवीजन होता है। और यही उन लोगों का कहना है, यूनियन का, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनियन है, उनका कहना यही है कि भाई अगर हम देश हित में काम कर रहे हैं, अगर हम कल को प्रॉफिटेबल नहीं रहे तो हमारा पीआरसी भी नहीं लगेगा, जबकि सेंट्रल पे कमीशन के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयज का कहना यह है कि आप जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें वापस भारत सरकार के अंडर में ही रहने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो उनका दर्जा है वो ना छीनो, पीएसयू एम्प्लॉय का दर्जा ना दो। डेपुटेशन है, ठीक है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, वापस अपने जो पेरेंट कंपनी है, ये जो पेरेंट भारत सरकार है उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजर है उसमें जाके वो सर्विस कर सकते हैं। एब्जॉर्ब होंगे तो फिर बाद में वो पीएससी एम्प्लॉयज का दर्जा उनको मिल जाएगा, जिसमें उनकी जो भी पे है, जो परक्यूरेट है, जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो पहले से मुकाबले कम हो सकती हैं। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनको ये भी है कि हाँ, जो पेंशन का नियम है वो बदल जाएगा, वीआरएस आ सकता है, प्राइवेटाइज हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू कुछ भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए यूनियन की जो बात है, जो मांग है, वो भी उनकी जायज़ है, क्योंकि हम दूसरे पीएसयूज में ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। दोस्तों आज का वीडियो पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर ही था। अगला वीडियो अब मैं किस टॉपिक पे बनाऊं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसी टॉपिक पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर अभी भी आपको वो वीडियो हिंदी में नहीं दे रहा है तो प्लीज़ वो सेटिंग कर लीजिए ताकि आपको वीडियो हिंदी में सुनाई दे। दोस्तों लास्ट में जाते जाते मेरे चैनल पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, कमेंट के आसपास में आप देखोगे, जब भी आप मेरे चैनल पे जाओगे वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन आएगा वीडियो के नीचे, यहाँ पे लाइक शेयर, ये लाइक का बटन आता है, कमेंट का बटन आता है, वो सब आता है ना, वहाँ पे एक हाइप का बटन आता है। तो उस हाइप के बटन को आप दबा दो, 3 बार आप दबा सकते हो, उससे मेरे वीडियो को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों मुझे इजाज़त दो, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।